यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं और सिर्फ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा। हमें नहीं पता कि आप जो देख रहे हो आप ये जानते हो या नहीं जानते हो। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे वीडियो के साथ वो स्टूडेंट जुड़ रहा है जो मैथ में बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल ही लाचार है, बहुत ही ज्यादा उसको टॉनिक की आवश्यकता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम इतना एक्सप्लेन करते हैं कि यदि आप ये जानते हो तो कुछ नहीं, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को आगे भगाइए, अगला क्वेश्चन को देखिए, आंसर कीजिए और मेरे सॉल्यूशन से आप आंसर मैच करवाइए, है ना। इसी बहाने आपका प्रैक्टिस तो चल रहा है ना जी, मैथ का रिवीजन तो हो रहा है। मैं कितना आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट में यदि आपकी ओवरऑल मैथ की रेंडमली क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। इससे ज्यादा आपको चैनल को लाइक करने की आवश्यकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूट। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के बीच में मैं जो गणित का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसे लेकर के दोबारा फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और इस द्विघात समीकरण में आपसे पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, मूलों का योग कितना होगा। तो दोस्त द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, इसका जो मानक रूप होता है ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। और आपने पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण है तो इसका दो शून्यक होगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा, या फिर हम x1 x2 मान लेते हैं, जो कुछ भी हो। दोनों के यदि शून्यकों का योगफल देखा जाए तो ये होता है माइनस बी बटा ए, और गुणनफल देखा जाए तो ये होता है सी बटा ए। तो यदि इस चीज को आप जानते हो तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इस समीकरण में मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग कितना होगा, माइनस बी बटा ए होगा। कहने का मतलब इसमें यदि हम ए बी सी का वैल्यू लिखें, इसमें यदि ए वैल्यू लिखे तो ए हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक, बी कितना है, एक्स का गुणांक, बी कितना, एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक कितना, 2, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कितना, -3। तो यदि ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दे तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 1, तो मूलों का योग हो जाएगा कितना, -2। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर कितना होने वाला है, -2। इस प्रश्न का आंसर कितना, -2। दोस्त यदि ये सेशन को आप देख रहे हो और यहाँ से आपकी मैथ रिवीजन हो रही है तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी बात, आप अपना फीडबैक एक जरूर कमेंट में देना कि इस सेशन से आपने क्या सीखा, ये आपके लिए कितना मददगार हो रहा है, हेल्प आपको कितना हद तक हेल्प पहुंचा रहा है, या आप हमसे और कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद में पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। बोल रहा है कि इस बहुपद का दो गो शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था दोस्त, है ना। देखो ये बहुपद है, बहुपद इसलिए है क्योंकि बराबर नहीं लगा हुआ, यदि बराबर लगा देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। अभी द्विघात बहुपद है, यदि इसमें बराबर लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो अभी ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो दुगो शून्यक होगा। समीकरण में मूल होता है, उसी शून्यक को हम समीकरण में मूल बोल देते हैं और बहुपद में हम शून्यक बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो दो गो शून्यक होगा। तो पूछ रहा है दोनों शून्यक का गुणनफल कितना होगा। तो अभी हम देखे थे शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटा ए। तो आप बताइए इसमें से यदि हम ए वैल्यू लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुना ए, और बी वैल्यू लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, एक्स का गुना सी 7, और सी वैल्यू लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म 10। तो इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पे रख देंगे तो सी का वैल्यू कितना लिखेंगे, 10, और ए का वैल्यू 1, मतलब अल्फा गुने बीटा का मान कितना आने वाला है, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। दोस्त मेरी रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, आपकी मैथ रिवीजन हो रही है, तो पहले तो आप वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करो यार, चाहे व्हाट्सअप चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, वहां पे ग्रुप में जरूर इस वीडियो को आप शेयर करना, और साथ ही साथ अपना प्यारा सा कमेंट एक जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर संख्या को यदि आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे तो बीच का वैल्यू क्या कहलाएगा। दोस्त कुछ भी नंबर यदि दिया हुआ है, मान लो हम ये नंबर ले लेते हैं 2, 5, 7, 10, 11, 12, 15, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, ये बढ़ते क्रम में हम लिखे हैं,
और यदि हमसे पूछा जाए कि इसका माध्यिका क्या होगा ना, तो ऐसे ही बढ़ते क्रम में लिखेंगे या नहीं तो घटते क्रम में लिखेंगे, और बीच वाली नंबर को हम बोलेंगे ये हमारा माध्यिका होगा, है ना। यदि बढ़ते क्रम में आप लिख रहे हो या घटते क्रम में लिख रहे हो, तो बीच में जो वैल्यू आएगा ना, बीच में जैसे देखो इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से 3 छोड़ दिए, तो बीच में ये आ गया, है ना। या मान लो सपोज करो यदि ये रहता 2 7 5 6, है ना, या बढ़ते क्रम में लिखना है ना, 2 4 5 6 8 9 ऐसे लिख लिया हम, है ना। यहाँ पर तो 3 3 को छोड़ दिए तो बीच वाला वैल्यू ये आ गया, लेकिन यहाँ पर यदि 3 3 को छोड़ेंगे तो बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यदि 2 2 को छोड़ दोगे आप, तो बीच में ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप लिखोगे ना, तो बीच वाला वैल्यू माध्यिका कहलाता है। तो इस आंकड़े जो दिया हुआ है, इस आंकड़े का माध्यिका 10, लेकिन यहाँ पे आप माध्यिका कैसे निकालोगे, तो बीच में जो 2 9 आया ना, उसका औसत ले लेना आप, उसका औसत कितना 5.5, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है माध्यिका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माध्यिका। यदि किसी आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे तो बीच का वैल्यू क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। और माध्यिका निकालोगे कैसे, तो विषम संख्या में दिया रहेगा तो ठीक है, बीच में कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन सम संख्या में दिया रहेगा तो आप उसका एवरेज वैल्यू ले लेना, औसत वैल्यू ले लेना, ये माध्यिका कहलाता है। हाँ, इसी के साथ साथ यदि एक्स्ट्रा में मैं आपको बताऊं बहुलक के बारे में, तो बहुलक के बारे में याद रखना, यदि इसी प्रकार का आंकड़ा दिया रहेगा तो देखना कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट किया है, कौन सी नंबर ज्यादा बार रिपीट किया है। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट करता है वो बहुलक कहलाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखे तो बीच का वैल्यू क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। पूछ रहा है कि √5 कौन सी संख्या है, तो √5 दोस्त अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए आप याद रखना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7, ये जो भी नंबर है ना, ये अपरिमेय संख्या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही अपरिमेय संख्या है। यदि हम आपसे पूछ दे √6, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस √6 को हम √2 गुना √3 लिख सकते हैं। देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या। हाँ, लेकिन ये हम √9 को अपरिमेय संख्या नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि √9 बाहर निकलेगा 3 परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। यदि कोई रूट में नंबर है तो उसको आप मतलब रूट से बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा, है ना। फैक्टर बना करके उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि ये इस तरह से बाहर निकल रहा है या इस तरह से आ रहा है ना। ये अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यदि 2 अपरिमेय संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या ही होता है। यदि दोनों को गुना कर दिया जाए तो जो नया संख्या बनेगा ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यही से हम बोल रहे हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है ना। तो ये 2 कैटेगरी हो गया। और तीसरा दशमलव वाला, अशांत दशमलव जो रिपीट ना करे, जैसे में 2 3.1 4 5 6 2 7 9 8 2 1, इस प्रकार का। देखो अशांत है, दशमलव बढ़ते जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसी दशमलव वाला नंबर, यही नहीं इस प्रकार का जो भी दशमलव वाला नंबर होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो यही 3 कैटेगरी का नंबर अपरिमेय संख्या होगा। इसके अलावा जो भी नंबर आपको दिखेगा वो परिमेय संख्या होगा। जो भी नंबर दिखेगा उसको आप बोलना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि √5 कौन सी नंबर होगा, तो कौन सी नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है 4 5 और पूछ रहा है कि मूल बिंदु से कितना दूरी होगा। दोस्त मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है और दूरी सूत्र यदि आपको पता है, मान लो एक बिंदु यह है जिसका नियामक x1 y1 है और दूसरा बिंदु यह है जिसका नियामक x2 y2 है। तो इसका यदि हम दूरी लिखें तो दूरी होगा मेरे भाई √x नियामक के अंतर का स्क्वायर और प्लस में y नियामक के अंतर का स्क्वायर। यदि दूरी, इस फार्मूला से हम दूरी निकालना चाहे तो यही फार्मूला हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु से बताइए। तो इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु से हम कितना लिखेंगे, देखो x1 y1 x2 y2। तो ये दूरी हम कितना लिखेंगे, ये दूरी हम लिखेंगे √x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y के नियामक के अंतर का स्क्वायर।
मतलब रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा ये 25 6 31 10 41। तो इसका दूरी कितना होगा इस फॉर्मूला मतलब इस प्रश्न का जो दूरी हमसे पूछ रहा था कितना, रूट अंडर 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, रूट अंडर 41। इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितना, रूट अंडर 41। क्वेश्चन में दोस्त कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, दोगुना होगा या आधा होगा, क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझिए कि किसी वृत्त पर के बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक बिंदु से किसी वृत्त पर बाहर से हम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब वृत्त को सिर्फ स्पर्श करे, वृत्त को स्पर्श करे, है ना, स्पर्श करे वृत्त को। चलो ये स्पर्श करवा दिए, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रेखा ऐसे हो सकता है बाहरी बिंदु से जो वृत्त को स्पर्श करेगा। और कंसेप्ट की बात यह है कि ये दोनों रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगा। वृत्त के बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि ये सेशन आपको पसंद आ रही है, यहाँ से आप सीख रहे हो, सही ढंग से आपकी मैथ की रिवीजन हो रही है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना, है ना। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। हाँ मुझे पता है आप लोग केवल वीडियो को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, दोस्तों के बीच में ग्रुप में भेजते हो वीडियो को, तो यार ऐसे मत करना यार। बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए वीडियो, आखिरकार आपकी रिवीजन की टेंशन हम भी तो ले रखे हैं, हमें भी, मैंने भी तो आपकी टेंशन को कम करने का कोशिश कर रहा हूँ ना। आखिरकार आपका टेंशन मैं भी तो बांट रहा हूँ, है ना। हम भी तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं और आपके लिए एक फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप आसानी से आपका मैथ का रिवीजन हो सके और एग्जाम में जो मैथ का टेंशन आपके पास है वो टेंशन कम हो, ताकि आप मैथ को अच्छे से पढ़ सको, समझ सको और मैथ में आपकी परसेंटेज अच्छी खासी बनी रहे। तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना कि ये वीडियो से, इस वीडियो से आपने कितना कुछ सीखा और आपका रिवीजन कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से आपका रिवीजन मैथ में चल रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शंकु है ना, ये शंकु, शंकु को आप लोग पहचानते होंगे, हैप्पी बर्थडे में जो टोपी लगाते हो ना सर पे, वो शंकु का आकार का होता है। वो टोपी किसके आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। या सोचो यदि हम यहाँ पे धान डालते, बालू डालते, तो बालू का जो ढेर होगा ये इसी प्रकार का होगा ना, इसको शंकु बोलते हैं। इसमें ये, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एल से लिखते हैं, ये हमारा ऊंचाई होता है जिसको एच से लिखते हैं, और ये सर्किल की तरह गोल होता है जिसका त्रिज्या आर होता है। इसका यदि हम आयतन निकाले तो आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न में पढ़िए, ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यदि ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख दे तो ये 1/3 पाई आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और एच 24। देखो आंसर पाई में ही लिखा हुआ है, तो पाई का वैल्यू हम नहीं देते हैं, है ना। 3 से काटोगे तो 8, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 36 गुने 8, इसको गुना करोगे तो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रश्न का आयतन कितना आने वाला है, इस प्रश्न का आयतन होगा 288 पाई, आंसर होगा, है ना। अच्छा देखो इसमें ये तो आयतन का फॉर्मूला हो गया। यदि आपसे इसका क्षेत्रफल बोले, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, है ना, यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्त पाई आर एल, है ना। देखो ये आर एच और एल में रिलेशन यदि आप देखोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था ना, इस क्वेश्चन को आप आंसर कितना होगा 288 पाई। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रायिकता से, बोल रहा है निश्चित घटना के लिए प्रायिकता कितना होगा। तो निश्चित घटना के लिए प्रायिकता 1 होता है। देखो प्रायिकता जब भी हम निकालते हैं ना तो ये किसी न किसी घटना के लिए हम निकालते हैं, चाहे मैच हारेगा या जीतेगा,
एक घटना की बात हो रही है ना। जैसे हम रुपया से जो टॉस करते हैं ना, तो उस घटने की बात कर रहे हैं कि टॉस किए चित आएगा या पट आएगा। चाहे हम लूडो का डाइस है ना, लूडो का जो डाइस होता है ना पासा, उसको हम फेंके 1 से लेकर के 6 तक में क्या आएगा, वो एक घटना है ना। तो ये जो हम घटना की जो बात कर रहे हैं ना दोस्त, ये घटना 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित घटना, निश्चित, और दूसरा होता है असंभव घटना, असंभव, है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना का प्रायिकता 0 होगा। बाकी इसके बीच में जो घटना होगा ना, उसको अनिश्चित घटना बोलते हैं। होगा भी और नहीं भी हो सकता है। अनिश्चित घटना मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि कितना होगा। जैसे हम लूडो का डाइस फेंके और हम चाहते हैं 5 आए, तो 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये हो गया अनिश्चित घटना में से। बात समझ में आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता कितना होगा, इसकी प्रायिकता 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। जैसे निश्चित घटना की बात बताए हम, वही लूडो का डाइस मान लो हम फेंके और बोल रहे हैं कि 5 आए। उस लूडो के डाइस पे 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है, तो 5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये वाली सिचुएशन में आ गया। लेकिन सोचो उसी लूडो के डाइस को हम फेंके और हम बोल रहे हैं कि हम मेरे पास 8 आ जाए, तो क्या लूडो के डाइस में 8 आने की संभावना है? कितनों बार फेंक लोगे तो 8 आएगा? असंभव घटना, है ना। लेकिन उसी लूडो के डाइस में सोचो हम 1 2 3 4 5 6 तक जो लिखा हुआ है ना, उस सबको हटा दे और केवल सब पे 5 लिख दे, प्रत्येक सतह पे 5 लिख दे, और तब हम फेंके, तो क्या 5 आएगा या नहीं आएगा? निश्चित घटना। तो निश्चित घटना 1, प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, और इसके बीच की घटना जो अनिश्चित घटना है, मतलब संभावना जिसपे हम व्यक्त करते हैं, उसके लिए मैक्सिमम 1 0 के बीच में ही कोई नंबर आने वाला है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। हमसे पूछ रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो कितना? 1 होगा। दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। यदि इस सेशन से आपको फायदा हो रही है, आपका मैथ रिवीजन हो रहा है, आप मैथ में सीख रहे हो, टेंशन आपकी कम हो रही है, तो जरूर दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचाना और अपना प्यारा सा कमेंट एक जरूर बताना, लिखना। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो दोस्त 1 + cot स्क्वायर थीटा ये cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? cosec स्क्वायर थीटा। वैसे आप त्रिकोणमिति में 3 आइडेंटिटी को याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है ना। ये 3 आइडेंटिटी को आपने याद किया होगा। तो इसी में से ये वाला पूछा था। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर भेज दोगे, इधर माइनस है उधर भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा आंसर, है ना। वैसे देखो यदि इसको आप याद रखते हो ना, तो ये बाकी का 2 भी याद हो जाएगा। कैसे? तो क्या करना है, कॉस स्क्वायर का भाग दे दोगे, कॉस स्क्वायर का भाग दे दोगे, टेन स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। इसी में यदि साइन स्क्वायर का भाग दे दोगे तो ये निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है cos π/3 का मान बताइए कितना होगा। अब ये वैल्यू तो आपको याद करना होगा। π/3 का मतलब होता है दोस्त 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। कैसे? तो देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो यदि इसमें 3 का भाग दे दोगे तो ये कितना होगा? 3 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में 3 भाग दोगे 60 डिग्री। π/2 का मतलब हो गया 180 में 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री। π/6 का मतलब हो गया 180 में 6 का भाग दोगे तो 30 डिग्री। π/4 का मतलब हो जाता है 45 डिग्री, है ना। तो इसको आप समझना होगा, साथ ही साथ ये वैल्यू भी आपको याद करना होगा, है ना। तो cos 60 डिग्री का यदि आप वैल्यू देखोगे तो ये होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1/2। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.32 के ऊपर में
रेखा कोष्ठ। तो बोल रहा है इसको P बाय क्यू के रूप में लिखने के लिए इसको किससे बदलना है, P बाय क्यू के रूप में लिखना है। तो P बाय क्यू के रूप में इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये दोस्त जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप याद रखना ये जो नंबर है ना इसका मतलब ये होता है 0.32 के ऊपर में रेकरिंग बार बोलते हैं। इसका अर्थ होता है 0.323232 है ना, ये रिपीट कर रहा है, मतलब 3 2 के ऊपर में जो रेकरिंग बार है तो ये नंबर रिपीट कर रहा है ना। और ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, जैसे 0.32 के ऊपर रेकरिंग बार है तो इसका मतलब देखो आप डायरेक्ट जितना नंबर है ना वो दशमलव सब हटा करके डायरेक्ट नंबर लिखना। आप जितने नंबर पे रेकरिंग बार है उतना 9 लगा देना। दशमलव और रेकरिंग बार के बीच में यदि कोई नंबर होगा तो 0 लगा दो, जितना नंबर होगा उतना 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 नंबर पे रेकरिंग बार है तो 2 को 9 लगा दिए। अब इसके और दशमलव के बीच में कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं P बाय क्यू के रूप में, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन आप बनाओगे कैसे, यदि इसको डिटेल में बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो क्या करना मेरे भाई, इसको मान लेना आप, माना कि x बराबर है ना, इस संख्या को मान लेना x 0.32 रेकरिंग बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.323232 ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। दोनों तरफ देखो 2 नंबर पे रेकरिंग बार है तो 2 0 का गुना कर दो। 2 0 बोलने का मतलब 2 को 0 100, 2 0 का मतलब 2 को 0 100 का गुना कर दो आप, है ना। तो दोनों तरफ 100 का गुना कर दो, दोनों ओर 100 का गुना करने पर कितना होगा 100x, और इधर देखो 102 को 0 का गुना करोगे आप तो दशमलव के बाद 2 अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 32.3232 ऐसे, है ना। यदि आप इस नंबर को समीकरण 1 बोलते हो और इस नंबर को समीकरण 2, तो हम अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यदि आप 2 में से 1 को घटा दोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो इधर बायां साइड वाला में से बायां साइड को घटाओगे तो 100x में से एगो x घट जाएगा, और इधर क्या होगा 32.323232 दशमलव, इसमें से आप घटाओगे किसको 0.3232, है ना, इस नंबर को आप घटाओगे तो इधर हो जाएगा मेरे भाई 99x, और इधर हो जाएगा देखो दशमलव के बाद इधर का संख्या और उधर का संख्या सब खत्म, तो कितना बचेगा 32। मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे 99x बराबर 32, तो x बराबर 32/99। यही आंसर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे थे, है ना। ये जो हम डायरेक्ट लिखे थे ना, यही आंसर हम डायरेक्ट लिखे थे। यही x का वैल्यू हमें निकालना था, इसका वैल्यू, तो यही x का वैल्यू हम निकाले 32/99। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आप जानते होगे, यदि मैथ बनाते हो तो आप जानते होगे, नहीं मैथ बनाते हो तो मेरे साथ आप चिपक जाओ। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपके सामने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे मैथ का, और क्लास 10th की गणित आपका रिवीजन करवाते रहेंगे। डेली बाय डेली हम ऐसे क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपका गणित का रिवीजन हो, और ये क्वेश्चन आपको सुबह में या शाम में देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे। रोज नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, ये सब यदि आप सीख रहे हो, यहाँ से आपकी गणित की रिवीजन हो रही है, तो दोस्त रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना मैसेज लिखना कि आपने यहाँ से क्या सीखा, इस सेशन में आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या लगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको कौन सा क्वेश्चन लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये जो डायरेक्ट हम लिखे हैं ना, मान लो यदि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन में, मान लो यदि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो यदि हम ऐसे लिखे 2.3754 ऐसे यदि हम देखें, है ना, सिर्फ 7 5 4 पे 3 नंबर पे ही ये रेकरिंग बार है,
3 पे नहीं है, 7 5 4 पे ही है। इसको यदि p बाई क्यू के रूप में लिखना पड़े तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या बताए दोस्त, दशमलव रेकरिंग को हटा दो, डायरेक्ट जितना नंबर है उतना नंबर आप लिख लो। 2 3 7 5 4 डायरेक्ट सारे नंबर को लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि कितना नंबर पे रेकरिंग बार है, कै गो पे, 1 2 3 गो पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो 3 9 लगा देना। फिर क्या करना, देखना रेकरिंग बार और दशमलव के बीच में कै गो अंक है, एक अंक है तो एक 0 लगा देना, इतना ही आएगा। यदि आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाओगे भी तो ये इतना ही नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात सीखे होगे। जैसे चलो एक और देते हैं हम, जैसे हम लेते हैं 0.456, मान लो हम 2 नंबर पे रेकरिंग लगाते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दशमलव रेकरिंग हटा दो, टोटल नंबर कितना 456 बट्टा में 2 गो नंबर पे रेकरिंग है तो 2 गो 9, रेकरिंग और दशमलव के बीच में एक अंक है तो एक 0, ये इतना आएगा। हाँ, इसको आप काट भी सकते हो। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, उसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 2 और 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा। तो दोस्त, परिमेय संख्या का कहानी ये है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में अनेकों परिमेय संख्या हो सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है ना। यदि हम 2 लिखे और अगला नंबर 2.1 लिखे तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, उसकी गिनती नहीं है ना। अब ये पूछ रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में परिमेय संख्या इसमें से कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए आपको लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद करना होगा। जैसे यदि हम √11 को देखें तो ये लगभग 3 दशमलव कुछ होगा। क्यों? क्योंकि √9 का मान 3 होता है, तो √11 3 से ज्यादा ही होगा, 3 से ज्यादा ही होगा, है ना। तो 3 से ज्यादा इसके बीच में नहीं आएगा, 2.5 मतलब 2.5, है ना। तो 3 ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसको देखो, जब √11 नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा, है ना। क्यों? इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, देखो यदि 4 को लिखे तो कितना 2, तो √5 कितना होगा 2 दशमलव कुछ होगा, है ना। लेकिन 5 के बराबर नहीं होगा, 2.0102 ऐसे कुछ होगा, है ना। फिलहाल आप ऐसे अनुमान लगा के लिख सकते हो, है ना। लेकिन इतना तो सोच सकते हो कि √11 3 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 9 के लिए बराबर है, तो 11 3 से ज्यादा ही होगा। तो 11 नहीं हो सकता है तो 22.5 नहीं होगा, 12.5 भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारा आंसर होगा, है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि 2 नंबर के बीच में, कोई भी 2 नंबर दे दे तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, उसकी गिनती नहीं है भाई, बहुत सारा हो सकता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्य कथन को पहचानिए, जो सही कथन है उसको पहचानिए। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें से सत्य कथन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए। बी में क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, है ना। बी में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को गुणा करोगे आप अपरिमेय संख्या से, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करोगे तो ये अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, ये बात सही है। ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होगा, यदि परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ये गलत है। सी नंबर में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, 2 को परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है, 2 परिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, तो ये बात भी भाई मेरे गलत है। 2 को परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये बात भी गलत है। अगला कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं होगा। डी नंबर में कह रहा है कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, तो ये बात भी गलत है। मान ले ये परिमेय संख्या हम 0 ले ले तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यदि पूर्णांक मान लो 5 है और परिमेय संख्या मान ले 0 ले लिए तो कितना होगा 5 आएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी ये पूर्णांक है ना, तो इसलिए ये बात भी गलत है। हाँ, ज्यादातर केस में पूर्णांक नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी नंबर आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट अंडर n क्या होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। तो हमेशा तो भाई ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या हम किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो रूट अंडर n मान लो यदि हम ले लिए रूट अंडर 4 2, तो ये प्राकृतिक संख्या तो है। लेकिन यदि हम रूट अंडर 5 ले लें, 5 प्राकृतिक संख्या है और रूट अंडर n मतलब रूट अंडर 5, अब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है जबकि ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये ऑप्शन ए में बोल रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, तो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। बी में बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा मेरे भाई अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कभी कभी। जैसे देखो ये अपरिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कभी कभी अपरिमेय संख्या होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बोल रहा है हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। ये परिमेय संख्या है जबकि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन बचा वो सही है। क्या है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। बात सही है कि कभी प्राकृतिक संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी। प्राकृतिक संख्या को यदि रूट में लिखेंगे तो कभी प्राकृतिक होगा और कभी अपरिमेय होगा। सही। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बोल रहा है कि घात 2 वाला बहुपद का नाम क्या होगा। घात 2 है तो इसका बहुपद का नाम क्या होगा। तो घात के आधार पे बहुपद को हम दोस्त नाम देते हैं ना, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। घात के आधार पे इस प्रकार से हम नाम देते जाते हैं, है ना। तो कैसे नाम देते हैं बताने से पहले फिर से वही बात, यदि आप सेशन को देख रहे हो, यहाँ से मैथ को सीख रहे हो, तो मेरी भी एक बात मान लो यार, रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस लिंक को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या आपके फेसबुक पे हो, है ना। बाकी आप यदि यहाँ से सीख रहे हो, इस सेशन में आपको सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन लगे आप कमेंट में बताना कि इस सेशन में ये पूरी जो अभी देख रहे हो वीडियो, इसमें आपको सबसे बेस्ट मोमेंट आपका क्या लगा, कौन सी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा और किस क्वेश्चन पे आपको भरोसा है जो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कमेंट में आप जरूर बताना। चलिए, तो इसका यदि घात 2 होगा, घात 2 होगा तो उसको बोलेंगे 2 घात वाला बहुपद, द्विघातीय बहुपद। यदि घात 2 है तो नाम क्या देंगे, द्विघातीय बहुपद नाम देंगे। एक बहुपद दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस बहुपद का घात कितना होगा, है ना। क्वेश्चन में देखिए एक बहुपद ये दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका घात कितना होगा। तो घात बोलने का मतलब ये होता है भाई कि यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और बहुपद चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखे हैं, ले लैंग्वेज में पढ़ा रखे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा के रखे हैं आपके लिए, है ना। यदि आपको नहीं पता है इसका मतलब वो वीडियो देखने की आवश्यकता है आपको। जाइए उस वीडियो को देखिए और बहुपद को समझिए। यदि मैथ में सीखना चाहते हो तो कंसेप्ट तो जानना पड़ेगा, तो वीडियो को जाइए प्लेलिस्ट में देखिए इसी चैनल पे, है ना। बाकी आप ये जान लीजिए कि घात यदि हमको बताना होगा ना तो एक एक टर्म को हम देखते हैं, इसको एक पद बोलेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। मतलब इस बहुपद में टोटल काय गो पद है, 4 गो पद है। प्रत्येक पद का घात देखेंगे और सबसे ज्यादा घात जो होगा ना वो बहुपद का घात कहलाएगा। इसको हम अचर पद बोलते हैं, इसका घात 0 होता है, इसका घात 0, कोई है XYZ कुछ भी नहीं है इसमें, तो ऐसी नंबर का घात 0 होता है। देखो ये y है, y का पावर कितना, y का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y का पावर 1 है, और पावर 1 है इसका मतलब घात कितना, 1। बगल में क्या है, रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 5 है कि 2 है, 7 है, उससे हमको लेना देना नहीं है, उसका पावर देखना है कितना है। तो इसका घात कितना है, इसका घात 1 है। इसी तरह से इस टर्म का घात देखोगे, इस पद का घात देखोगे तो कितना, इसका घात 2, और इसका घात देखोगे तो इसका घात 3। तो अब आप बताओ, चारों पदों का घात यहाँ पे हम लिख दिए। अब आप बताओ कि इस बहुपद का घात, बहुपद यहाँ से यहाँ तक बहुपद, इसका घात हम कितना बोलेंगे।
तो इसका घात हम क्या बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा घात होगा, कितना, 3। तो इस बहुपद का घात कितना, ये जो दिया गया बहुपद है, इस बहुपद का घात बताएंगे 3, है ना। देखो दोस्त, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी सिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। हमें नहीं पता कि आप जो देख रहे हो आप ये जानते हो या नहीं जानते हो। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे वीडियो के साथ वो स्टूडेंट जुड़ रहा है जो मैथ में बिल्कुल ही अपंग है ना, बिल्कुल ही लाचार है, बहुत ही ज्यादा उसको टॉनिक की आवश्यकता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम इतना एक्सप्लेन करते हैं। बाकी यदि आप ये जानते हो तो कुछ नहीं, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को आगे भगाइए, अगला क्वेश्चन को देखिए, आंसर कीजिए और मेरे सॉल्यूशन से आप आंसर मैच करवाइए, है ना। इसी बहाने आपका प्रैक्टिस तो चल रहा है ना जी, मैथ का रिवीजन तो हो रहा है। और समय कितना, आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट में यदि आपकी ओवरऑल मैथ की रेंडमली क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते रहे तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। इससे ज्यादा आपको चैनल को लाइक करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद लिखने के लिए बोल रहा है ना। मतलब द्विघात बहुपद लिखना है जिसमें आपको दे दिया है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना, 2, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये भी दे दिया है -15। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद लिखिए कितना होगा, द्विघात बहुपद कितना होगा, है ना। अब द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, दो घात बहुपद है तो उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो दे दिया है दोनों का जोड़ने पर कितना, 2 होगा। मान लेते हैं हम इसका गुण 2 शून्यक अल्फा बीटा है। तो प्रश्न में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 2, और गुना करने पे दोनों को कितना आ रहा है, -15। तो बोल रहा है बहुपद लिखिए। तो लिखना बड़ी आसान है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया द्विघात बहुपद। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये द्विघात बहुपद हो गया। यदि हमको बोलता द्विघात समीकरण लिखने के लिए, तो समीकरण लिखने के लिए बोलता तो बराबर में 0 लगा देते हैं, लेकिन हमसे बहुपद बोल रहा है तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए कितना, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, 2 गुना में x प्लस गुणनफल कितना है, -15। मतलब क्या लिखोगे, x² माइनस 2x, देखो प्लस का गुना माइनस के साथ, है ना, प्लस को कोष्ट हटाएंगे तो गुना होगा माइनस में, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, -15। तो आंसर क्या होगा, द्विघात बहुपद बोल रहा था लिखने के लिए कितना, x² माइनस 2x माइनस 15। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बोल रहा है k का मान निकालिए, k का मान पूछ रहा है निकालने के लिए। 2 समीकरण दिया हुआ है तो पूछ रहा है k का मान निकालिए, कब, यदि उसका हल x बराबर 1 है और y बराबर -1 है। हल होने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि यदि x और y का वैल्यू हम इसमें रख देंगे ना, तो बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल एकमात्र x बराबर 1 और y बराबर -1 होगा। तो एकमात्र हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, एक तो ये आपने कंडीशन पढ़ा होगा, देखो यदि समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अद्वितीय हल, एकमात्र हल के लिए आप कंडीशन पढ़े होंगे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 का, है ना, इसके बराबर हो सकता है अद्वितीय हल के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको k का वैल्यू निकालना है, तो ये कंडीशन सबको हम हटा करके सीधा सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन में दे दिया है कि ये और ये इसका हल है दोनों समीकरण का। तो यदि ये दोनों इसका हल है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे तो बराबर के इधर का वैल्यू और बराबर के उधर का वैल्यू इसमें भी और इसमें भी बराबर आना चाहिए। मतलब बराबर के उधर 0 है तो XY का मान इसमें रख देंगे तो 0 आना चाहिए, इसमें भी बराबर के उधर 0 है तो XY का मान इधर रख देंगे तो इसमें भी 0 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, कितना, 2 गुने 1 माइनस y का मान कितना, y का मान -1 -3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1 -3 बराबर 0। ये बात तो सही है।
चलिए, नया नया सेटअप है, थोड़ी सी मुश्किलें आती रहती है ना। नया नया चैनल है, टेक्निकल समस्या। अभी क्या है कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लाइट कट गई है ना। तो थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप यहाँ से सीख रहे हो और आप यदि सपोर्ट करते हो इस चैनल को, तो आप लोगों के सहयोग से ये चैनल भी बड़ा चैनल बनेगा और आप लोगों के बीच में ऐसे ही फ्री एजुकेशन देता रहेगा। बेहिचक फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, है ना। चलिए, खैर उतना भी अंधेरा नहीं हुआ है, आप समझ सकते हो। यहाँ से जैसे यहाँ पे मैंने x और y का वैल्यू रख करके यहाँ से जैसे मैंने ये वेरीफाई कर लिया कि इसमें x y का वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसका हल है। उसी प्रकार से हम ये x y का वैल्यू इसमें रख लेते हैं और चेक करते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से होना चाहिए, यदि बराबर में 0 है तो इधर भी एक्स वाई का वैल्यू रखने पे 0 आना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई इसका हल है। तो रखते हैं, चलिए 2k गुना x का वैल्यू 1 प्लस 7 y का वैल्यू -1 और -5, और ये इसका हल है तो बराबर में 0 आना चाहिए, बराबर में 0। चलिए सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2k प्लस गुने माइनस -7 -5 बराबर 0, 2k -12 बराबर 0, 2k बराबर 12, तो k का मान 12/2 कितना 6। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि k का वैल्यू निकालिए, तो k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू 6 होगा, है ना। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है भाई, लीजिए आ गया, है ना। ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी को बताइए, ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बोल रहा है कि एपी कौन सा होगा। एपी बोलने का मतलब दोस्त समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का सवाल पूछ रहा है ना। और ये चारों में से हमें पहचानना है कि एपी में कौन होगा। तो दोस्त अभी ये जो सीरीज चल रहा है ना, इस सीरीज में ये एपी का क्वेश्चन बहुत बार हम बता चुके हैं। आपको जब भी एपी पहचानना होगा तो लगातार 2 नंबर को देखना और उसके बीच का अंतर देखना, है ना। यदि सब में 2 लगातार नंबर का अंतर सब में यदि समान है तो वो एपी में है, नहीं तो नहीं है। जैसे देखो, ये दोनों का अंतर कितना है, 2। उसी प्रकार से ये दोनों का अंतर कितना है, 4। ये दोनों का अंतर कितना है, 8। तो क्या ये एक जैसा अंतर है, नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। ये दोनों का अंतर 2, यहाँ का अंतर 6, यहाँ का अंतर तो ज्यादा ही है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, a और a स्क्वायर में कोई अंतर ही अपने है ना, ये a स्क्वायर है, a क्यू है, a 4 है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। ये एपी में होगा, क्यों होगा, देखो -10 में +4 जोड़ देंगे तो -6 होगा, -6 में +4 जोड़ देंगे तो -2 होगा, यहाँ पे +4 जोड़ देंगे तो ये +2 होगा। तो सब में अंतर कितना का है, +4 का है। तो एपी पहचानने का यही तरीका है समांतर श्रेणी का। यदि 2 लगातार नंबरों के बीच का अंतर सब में समान होगा तो हम बोलेंगे कि ये दिया गया श्रेणी क्या है, सीरीज किसमें है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसमें से p का मान बताइए। ये जो यहाँ पे p लिखा हुआ है, इस p का मान पूछ रहा है आपसे बताने के लिए, किस कंडीशन पे, कि x - 2 का भाग देने पे ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो मेरे भाई यदि ये x - 2 से पूरा कटने का मतलब होता है कि शेष कितना आना चाहिए, शेष 0 आना चाहिए। पूरा कटने का मतलब शेष कितना आना चाहिए, 0। अब इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो 2 तरीके से। एक तो बिना सोचे समझे आप भीड़ जाओ मेहनत करने के लिए, है ना, मजदूरी करने लग जाओ। कैसे, इससे इसमें भाग दो, भागफल लिखो और घटाते चलो, अंतिम में कुछ ना कुछ शेष आएगा और जितना शेष आएगा उसको आप 0 के बराबर में कर देना, p का वैल्यू निकल जाएगा। यानी तो दूसरा तरीका आप अप्लाई कीजिए शेषफल प्रमेय। दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई करोगे, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या बताता है कि जिस नंबर से जिसमें भाग देना है उसको 0 कर दीजिए। तो x - 2 से भाग देना है तो 0 कर देंगे, तो x का मान कितना निकलेगा, 2। और इस 2 को यदि हम इसमें रख देंगे तो ये शेष बता देगा कितना आएगा। यदि इस नंबर से इसमें भाग देंगे और हमें पता करना है कि शेष कितना आएगा, तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि जिसे भाग दे रहे हो उसको आप 0 कर दो, x का वैल्यू निकला उसको आप इसमें रख दीजिए, जोड़ घटाव करने के बाद जो नंबर बचेगा वो आपका शेष होगा। लेकिन हमें ये तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये इससे पूर्ण रूप से कटेगा, मतलब शेष 0 आएगा, तो जो भी शेष बचेगा मेरे पास उसको हम अपने से 0 कर देंगे,
ताकि p का मान निकल जाए। तो चलिए पहले दूर रख करके इसका हम शेष कैलकुलेट करते हैं। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। एक्स का वैल्यू रखो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8। ये हो गया 8 प्लस 4 गुना 4 माइनस 2p प्लस 8, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8, कितना 8 8 16 दूना 32 माइनस 2p। तो ये इससे हम इसमें भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा 32 माइनस 2p। शेष कितना आएगा, 32 माइनस 2p। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पूर्ण रूप से विभाज्य है, मतलब शेष कितना आना चाहिए, 0। तो हम पहले 0 लगा देते हैं। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 बराबर 2p, मतलब 2p का मान 32 है तो p का मान होगा 32/2, कितना 16। तो p का वैल्यू कितना निकला, 16। तो इस क्वेश्चन में p का वैल्यू पूछ रहा था, p का वैल्यू कितना होगा, 16। आंसर कितना, 16। अब कंसेप्ट साफ है मेरे भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसको पूरा पूरा काटेगा, तो पूरा पूरा काटेगा तो शेष 0 आएगा, तो यही शेष को हम 0 कर दिए तो p का वैल्यू निकाल दिए। ये शेष हम कैसे पता किए, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय कहता है कि जिस नंबर से जिसमें भाग देना है उस नंबर को आप 0 करो, x का वैल्यू जो निकलेगा उसको इसमें रख दो, तो जो वैल्यू निकलेगा, ये जो वैल्यू निकला ये आपका शेष होगा, है ना। सिंपल सा मेथड है। तो चलिए इस सेशन में दोस्त इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और यहाँ से आपकी मैथ की रिवीजन हुई होगी, है ना। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते रहे, है ना। ये वीडियो तब तक हम बनाते रहेंगे जब तक आप 2026 में एग्जाम ना दे दो, और ये रेगुलर बेसिस पे आपके सामने आते रहेगा। और यदि इस सेशन से आप सीख रहे हो, आपकी मैथ की प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है दोस्त, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाना इस वीडियो को। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आप, है ना। इस सेशन से आपने क्या सीखा, इस सेशन में आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा लगा, जरूर एक कमेंट में बताना। हाँ, इसके अलावा भी यदि आपको कोई टॉपिक में स्पेसिफिक, कोई विशेष रूप से किसी टॉपिक की जरूरत है तो वो कमेंट में आप बताना। उस टॉपिक के लिए हम विशेष रूप से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, उसको बढ़िया से आपको हम यहाँ पे समझाएंगे, है ना।